स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट में। जैसा कि सुपर साइंस सीरीज चल रहा है जिसमें आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जाता है। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर सी कच्चा लोहा या फिर इस्पात। तो हमारा अस्थायी चुंबकन जो है इस्पात से बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे। तो अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक इस्पात से, दो नरम लोहे से, ऑप्शन नंबर तीन तांबे और ऑप्शन नंबर चार चांदी से। तो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे से ही क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर एक कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन नंबर सी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण और ऑप्शन नंबर डी कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता होने के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दोनों भाग यदि एक चुंबक के दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी एक भाग चुंबक था दूसरा भाग अचुंबक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है और ऑप्शन नंबर डी कि दोनों भाग अचुंबकीय बन जाएंगे। तो अगर हम किसी चुंबक को दो भागों में विभक्त कर देते हैं तो दूसरा भाग जो होता है एक नया चुंबक बन जाता है। तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो एक चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर एक दोनों किनारों पर, ऑप्शन नंबर दो मध्य में, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय अक्ष पर या ऑप्शन नंबर डी सभी जगह पे समान होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है दोनों किनारों पर। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे अधिक आकर्षण शक्ति किनारों पर होती है। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है दोनों किनारों पर, मध्य में या फिर चुंबकीय अक्ष पर या सभी जगह समान होती है। तो दोनों किनारों पर सबसे अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है और सबसे कम जो होती है मध्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है। तो हम सभी जानते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव के बीच जो होता है प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण होता है और ऑप्शन नंबर सी जो है एक विलग ध्रुव जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सही है। असत्य हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी चुंबक को बीच से तोड़ते हैं तो वो अलग अलग चुंबक बन जाता है, उसका ध्रुव बदलता नहीं है लेकिन टूटे हुए भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर एक गॉस, वेबर, हेनरी या फिर डोमेन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर एक गॉस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लोहा। हम सभी जानते हैं कि चुंबकीय गुण को रखने वाले तीन प्रकार के जो होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक प्रति होता है, एक होता है अणुचुंबकीय और एक होता है लौह चुंबकीय। ये चुंबकीय गुण को रखता है। प्रतिचुंबकीय में आपको जो चुंबक की तरफ प्रतिकर्षित करता है और अणुचुंबकीय की बात करें तो चुंबक की ओर कम प्रतिकर्षित करता है और लौह चुंबकीय चुंबक की ओर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करती है। तो ये इनमें से कौन कौन जो होता है पूछा गया है कि अणुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर एक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर लोहा। तो अणुचुंबकीय पदार्थ जो हो गया हमारा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन जो है अणुचुंबकीय में आते हैं। तो ऑक्सीजन के अलावा अणुचुंबकीय में और भी कई ऐसे पदार्थ हैं जो आते हैं, जैसे अणुचुंबकीय
तीन पदार्थ जो मुख्य तरह से रहते हैं, एक एल्युमिनियम हो गया, दूसरा आपको सोडियम हो गया और तीसरा आपको ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपको अणुचुंबकीय में आते हैं, तो ये अणुचुंबकीय में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संख्याओं को क्या बोला जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ के बीच अंदर में एक बहुत सारे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो परिनालिका, टेरोइड, डोमेन या इनमें से कोई नहीं, तो उसे डोमेन कहते हैं। और डोमेन हम सभी जानते हैं कि एक सूक्ष्म संरचना होती है और एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? तो एक डोमेन की अगर हम बात करें तो एक डोमेन में 10 के पावर 18 से लेकर के 10 के पावर 21 सूक्ष्म संरचनाएं होती है। 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 अणुएं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डोमेन में परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि अभी बताया गया 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो कैसा होता है? अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है, तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक? दोस्तों ये जो है फेरोमैग्नेटिक, इसको लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अणुचुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन्हीं तीनों का अंग्रेजी नाम है। तो अस्थायी चुंबक बना जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होता है हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुख्य रूप से अगर कोई सुई चुंबकीय सुई है तो वो किस दिशा में जाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? हम सभी जानते हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण या चुंबकीय उत्तर दक्षिण, यानी में से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कंपास की सुई होती है उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में इंगित करती है। और ये बताइए कि चुंबकीय सुई अगर भौगोलिक अक्ष के साथ, चुंबकीय कंपास जो होता है वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है भौगोलिक अक्ष के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय यानी कि प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आते हैं? तो लोहा जो हो गया आपको लौह चुंबकीय में आ गया, निकेल लौह चुंबकीय में आ गया। उसके बाद आपको आ गया कोबाल्ट, ये भी लौह चुंबकीय में आता है। तो आपका पीतल जो है आपका आंसर होगा, ये आपको लौह चुंबकीय में नहीं आता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पीतल हो जाएगा, ये अचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के चुंबकित करना कठिन होता है क्यों? स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है क्योंकि कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, या फिर अधिक चुंबकशील होने के कारण, या अधिक घनत्व होने के कारण। तो अधिक धारण क्षमता होने के कारण जो है चुंबकीय करना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय सदैव ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है क्यों? किस दिशा में ठहरता है? तो पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में, या दक्षिण पश्चिम दिशा में? तो हम सभी जानते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो हम सभी देखेंगे आपको प्रतिचुंबकीय जो भी होते हैं उसका अणुचुंबकीय होते हैं और लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय मुख्यतः 3 होते हैं, एक लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया। और अणुचुंबकीय में आपको एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। बाकी बहुत सारे ऑप्शन प्रतिचुंबकीय में आते हैं जो हम ऑप्शन की बेस पर इसको छांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कौन सा जो है अणुचुंबकीय है, तो लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा किस में आ जाएगा? लोहा आपको लौह चुंबकीय में आ जाएगा, ऑक्सीजन आपको आ जाएगा अणुचुंबकीय में। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो हमारा कौन सा होगा? अणुचुंबकीय बोला रहा है, तो अणुचुंबकीय में ऑक्सीजन एक था, वो आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत का अचुंबकीय निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो हम सभी जानते हैं निकेल हो गया लौह चुंबकीय, कोबाल्ट लौह चुंबकीय, क्रोमियम भी लौह चुंबकीय है, तांबा मेरा जो होगा अचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय नति कोण, चुंबकीय आघूर्ण कोण, चुंबकीय दिक्पात कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता? लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, निकेल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक की ओर पूर्णतः आकर्षित नहीं होता है। तो लोहा, बिस्मथ, निकेल, कोबाल्ट। तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मथ। अगला क्वेश्चन है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है तो क्या करता है? सब पदार्थों को आकर्षित करता है, केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है परंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। अगला ऑप्शन है, कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है। तो हमारा शक्तिशाली चुंबक वही होता है जो केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है लेकिन किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबित किया जाता है क्यों? मतलब किसी पदार्थ की चुंबक का चुंबकत्व खत्म कैसे किया जा सकता है? हथौड़े से पीट कर, गर्म करके, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से दोनों, यानी कि आप हथौड़े से पीट कर या गर्म करके किसी चुंबक को विचुंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो विद्युत धारा का सबसे चुंबकीय प्रभाव जो है ऑप्शन नंबर 1 हेनरी, ओस्टर्ड, फैराडे या वोल्टा ने किया था। हेनरी ने नहीं किया था, ओस्टर्ड ने किया था। तो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टर्ड ने खोज किया था। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? तो अगर मुक्त रूप से चुंबकीय सुई कोई भौगोलिक अक्ष के साथ, इसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है क्या? तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण तथा चुंबकीय दक्षिण उत्तर, पूर्व पूर्व तथा पश्चिम पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थिर चुंबक हमें दर्शाता है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के अनुपात को किसी माध्यम में होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स घनता, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसको क्या कहते हैं? तो चुंबक की सघनता, ग्रहणशीलता, संबंधित व्याप्तता, पारगम्यता। तो हमारा आंसर हो जाएगा पारगम्यता। तो किसी फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के अनुपात को पारगम्यता बोलते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो अचुंबकीय बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो डीमैग्नेटाइजेशन, डीगाइजिंग, डीगेटिंग या डिग्रीजिंग। तो अगर अचुंबकीय बनाना मतलब चुंबक के गुण को खत्म करना होता है तो वो डीमैग्नेटाइजेशन मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म करना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? हम सभी जानते हैं चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर दर्शाता है। उसके बाद है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है विद्युत धारा के उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा रहता है उसको दर्शाता है। विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो विद्युत चालक में बल की दिशा दर्शाता है, लेकिन तब जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तब। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है मतलब कौन गलत है? किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही है। किसी चालक के चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव खोज ऑस्टर्ड ने किया था, ये भी सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष स्थिति में व्यवस्थित होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यदि कंपास को चुंबक के निकट रखा जाए, जैसे कि अगर ये कंपास है
तो ये अगर इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा और ये इस हिसाब से रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम मैग्नेट रख लेते हैं, अगर मैग्नेट रख लेते हैं तो ये विक्षेपित हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो ये कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है तो उत्तर दक्षिण में नहीं रहेगा, तो ये बात सही है। लेकिन गलत ये है कि किसी चुंबक विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गलत बात है क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी। अगला कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो है किसके लिए बनाता है, तो धारामापी के लिए, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर या फिर जनित्र के लिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होता है जनित्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत जनित्र जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोलते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसके लिए माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोनों जो है चुंबकीय प्रेरण पर ही, फैराडे के नियम पर ही होता है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में कुछ समान होता है और कई बार एक ही मशीन की बिना किसी परिवर्तन के दोनों कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य सिद्धांत किससे है। तो यह डायनेमो क्या क्या करता है, ध्वनि को यांत्रिक में बदलता है, या फिर विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज से बहुत समय पहले साइकिल वगैरह में जो है डायनेमो को लगाया था, जो साइकिल को व्हील में लगा दिया जाता था। साइकिल चलने से वो घूमता था और इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता था। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा चुंबकीय प्रभाव या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो डायनेमो हम सभी जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर, तो फैराडे के नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम हम सभी जानते हैं। और लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। उसका ओम का नियम V बराबर IR हो गया, ठीक है, स्थिर ताप रहता है इसमें। अगला हो गया आपको फ्लेमिंग का नियम, ये चालक की जो बल की दिशा दर्शाया जाता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में हो तब। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर काम करता है। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का कोड किससे बनता है, तो नरम लोहा, निकेल, तांबा या स्टेनलेस स्टील से। तो ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहा से बनता है। अगला क्वेश्चन आ गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। और ट्रांसफार्मर क्या है, तो डीसी को एसी में बदलता है, एसी को बढ़ाता या घटाता है, एसी को डीसी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम द्रव्यमान संरक्षण का है, संवेग संरक्षण का है, ऊर्जा संरक्षण का है, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का है। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या परिणामी ध्रुव। अगर किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव तो वो परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है। तो पृथ्वी चुंबक हो या चुंबक को कहीं पे स्थिर रखा जाए तो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है दक्षिण से उत्तर का। इसका व्याख्या है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में होती है। और शायद इसीलिए किसी कॉम्पास को नॉर्थ साउथ में रखा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबक होता है वो साउथ और नॉर्थ होता है। साउथ और नॉर्थ, पृथ्वी होता है साउथ, पृथ्वी साउथ और नॉर्थ की तरफ होता है, और चुंबक इसीलिए विपरीत दिशा में आकर्षित होती है। तो इसीलिए चुंबक का जो कंपास होता है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ रहता है, और उसके ठीक विपरीत पृथ्वी जो चुंबक होता है वो साउथ और नॉर्थ की तरफ होता है। ये बहुत ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, 450, 575, 635, 780। तो लोहा क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है, तो बुलाने की घंटी, डोरबेल जो होता है वो, पंखा, धुलाई की मशीन, सभी। तो विद्युत चुम्बक के सभी का भाग होता है।
विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? ध्रुव पर नति कोण का मान अगर 90 डिग्री होता है, ध्रुव पर, जैसे कि ये पृथ्वी है, ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण होता है, तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बरलेखाएं कैसी होता है? अगर ये चुंबक है, जैसे कि अगर ये चुंबक है तो नॉर्थ और साउथ है, तो इसका चुंबकीय बरलेखा जो होती है ये मतलब एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे के समांतर होती है।